एक ऐसा डॉन जिसके गढ़ में पुलिस छोड़िए आर्मी भी जाने से डरती हो। एक ऐसा डॉन जो अपने दुश्मनों को टैंक के नीचे कुचल कर मारता हो। एक ऐसा डॉन जो अपने दुश्मनों की लाशों को शहर के पुल के नीचे बाकायदा टांग देता हो। एक ऐसा डॉन जिसे पकड़ने के लिए अमेरिका जैसी मतलब महाशक्ति सुपर पावर बरसों लग गए उसका पता ढूंढने में। एक ऐसा डॉन जिसे मारने से ज़्यादा टेंशन इस बात की कि अगर वो मारा गया तो उसके बाद उस देश का क्या होगा, और वहाँ के खुद प्रेसिडेंट जो हैं उनके लिए ख़तरा, और ये कहा गया कि बहुत कुछ हो सकता है तो प्रेसिडेंट को एक ख़ास सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाए, उनके अपने प्रेसिडेंट पैलेस से निकाल कर। एक ऐसा डॉन जिसकी मौत के बाद उस देश के 20 से ज़्यादा शहरों में कत्लेआम शुरू हो गया, 100 से ज़्यादा लोग मारे गए, बहुत सारे आर्मी के लोग मारे गए। एक ऐसा डॉन जिसको पकड़ने या मारने के लिए स्पेशल फोर्स, सेना, एयरफोर्स, इन तमाम लोगों का इस्तेमाल किया गया। एक ऐसा डॉन जिसके सिर्फ मूवमेंट को जानने के लिए बरसों लग गए कि वो कब कहाँ होता है, किससे मिलता है, क्या करता है। और आखिरकार एक लंबी कोशिश के बाद लास्ट संडे उस डॉन का खात्मा होता है। अगर ईमानदारी से कहें तो इस वक्त पूरी दुनिया के जो सबसे बड़े माफिया या डॉन में जिसकी गिनती होती है, उस डॉन का खात्मा अभी लास्ट संडे मैक्सिको में हुआ। तस्वीरें देखकर ये हैरानी होती है कि एक डॉन या एक माफिया को उसी के गढ़ में जाकर मारने के लिए कितने लाव लश्कर, कितना बड़ा इंतजाम करना पड़ता है। ये वो डॉन है जिसके सर पर 136 करोड़ रुपए का इनाम अमेरिका ने रखा। मैं बात कर रहा हूं एल मेंचो की। एल मेंचो मैक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल का बॉस। पूरी दुनिया में जो ड्रग्स की सप्लाई होती है उसका एक सबसे बड़ा हिस्सा इसी के कार्टेल से जाता है। और इसने अपने उस गिरोह का नाम भी एक अजीब सा रखा था, जेलिस्को, न्यू जनरेशन कार्टेल। कार्टेल ऐसा होता है जैसे एक खास बिजनेस के लिए एक ही इंटरेस्ट के लोग, एक ही सोच के लोग एक साथ हो जाए। जैसे छोटी छोटी कई कंपनियां एक खास मकसद के लिए एक साथ आ जाती हैं, गठजोड़ बनाती हैं, उसे कार्टेल कहते हैं। मैक्सिको में ड्रग्स कार्टेल शब्द बहुत जाना पहचाना नाम है। छोटे छोटे जो अलग अलग ड्रग्स के को लेकर जो गैंग है वो एक आपस में मिलकर कार्टेल बनाते हैं बड़े मकसद के लिए। बहुत पहले मैंने इसी क्राइम तक में आपको कहानी सुनाई थी पाब्लो एस्कोबार की। 1993 में पाब्लो एस्कोबार की मौत हो गई। कहते हैं कि इससे बड़ा डॉन या इससे अमीर डॉन इस दुनिया में कहीं नहीं हुआ, जिसने सिर्फ अपनी बेटी को जब उसे ठंड लग रही थी तो उसे गर्मी दिलाने के लिए करोड़ों डॉलर जला दिए ताकि उस आग की तपिश से उसकी बेटी को ठंड न लगे। उसके बाद इसी मैक्सिको में एक और डॉन आया, अल चेपो। एल चेपो का ही चेला है एल मेंचो। एल चेपो को 2024 में जुलाई के महीने में गिरफ्तार किया गया था। पाब्लो एस्कोबार के बाद अगर ड्रग्स माफिया या ड्रग्स सिंडिकेट, ड्रग कार्टेल के नाम में या दुनिया में कोई मशहूर हुआ तो वो एल चापो था। और इत्तेफाक से एल चापो का शागिर्द है एल पेंचो। दरअसल बात 1920 की है। तब अमेरिका में नशे की बड़ी खेप उगाई भी जाती थी, खेती भी होती थी अफीम और बाकी चीज़ों की। 1920 में अमेरिका ने एक कानून बनाया कि अब अमेरिका में किसी भी नशीली चीज़ की खेती नहीं होगी, कोई पैदावार नहीं होगा, कोई बनाया नहीं जाएगा। अब तब तक तो ठीक चलता रहा, लेकिन फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे ऐसे नशे भी होते हैं वक्त वक्त पर। जैसे हमारे अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पर हुकूमत करते थे तो मजदूरी कराने के लिए मज़दूरों को अफीम दे देते थे चाय में, ताकि अफीम के नशे या सुरूर में वो डबल मेहनत करें, उन्हें पता ही नहीं चले कि उनका शरीर अब दुख रहा है। तो ये वक्त वक्त पर अलग अलग देशों ने किया है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत सारे जो सैनिक थे वो भी, उनको नशा दिया जाता था, गांजा, अफीम, ये सारी चीज़ें। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका में 1920 से पाबंदी हो चुकी थी। अब ये हुआ कि क्या करें। तब पहली बार मैक्सिको के ड्रग्स माफिया को एक दरवाज़ा खुला दिखा। उन्हें लगा कि अमेरिका ने तो पाबंदी लगा दी है, चलो हम ये काम करते हैं। और इत्तेफाक से क्लाइमेट, मौसम, इसने बड़ा साथ दिया। अब मैक्सिको में बड़े पैमाने पर गांजा, अफीम और जितनी नशीली दवाएं हैं उनकी खेती होनी शुरू हो गई।
फिर धीरे धीरे वक्त ये आया कि मैक्सिको से जो ड्रग्स बनता वो अमेरिकी सरहद के अंदर दाखिल होता, और अमेरिका जो आज भी ड्रग्स वहाँ के लेने वाले जो लोग हैं उनकी एक बड़ी तादाद है, लाखों डॉलर हर साल अमेरिका में सिर्फ ड्रग्स पे लोग खर्च कर देते हैं, और उनका सबसे बड़ा जो सप्लायर बना वो मैक्सिको। वजह यह कि एक तो मैक्सिको में खेती आसान, पैदावार आसान और बेहतरीन क्वालिटी का ड्रग्स, और ऊपर से वहाँ का जो कानून, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ ड्रग्स के मामले में सीधे मौत की सज़ा दी जाती है, लेकिन मैक्सिको में ऐसा नहीं था। बल्कि मैक्सिको में ये भी था कि कुछ ख़ास मकदार में अगर आप मात्रा में ड्रग्स रखते हैं तो आपको कोई सज़ा नहीं होगी, और बहुत ज़्यादा भी हुई, आप ड्रग कार्टेल बड़े सिंडिकेट के मेंबर हैं तो 20 साल 25 साल। तो कायदे से जो देश पूरे ड्रग्स की चपेट में है पैदावार के मामले में, उस देश में ही ड्रग्स को लेकर कानून बड़ा हल्का, और इसका फिर फ़ायदा उठाया ड्रग्स माफिया ने। धीरे धीरे वक्त बीता और मैक्सिको का ड्रग्स मार्केट पूरी दुनिया में एक तरह से मशहूर हो गया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि मैक्सिको में जितने भी छोटे बड़े ड्रग्स कार्टेल हैं, यानी कि अलग अलग सिंडिकेट गैंग, इनकी सालाना कमाई कितनी है। अभी लास्ट जम्मू कश्मीर का जो बजट था वो करीब 1 लाख करोड़ था, जम्मू कश्मीर का पूरा बजट। जो हमारा ये भारतीय सेना का बजट है सालाना, वो करीब 7 लाख करोड़, 7 लाख। मैक्सिको के जो ड्रग कार्टेल का सालाना जो उनकी कमाई है वो 2 लाख करोड़ रुपए है। 2 लाख करोड़, अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा होगा। कहते हैं कि 400 से 650 करोड़ रुपए पर डे, 400 to 650 करोड़ पर डे का इनका सिर्फ मुनाफा है इस ड्रग कार्टेल के नेटवर्क का मैक्सिको में। वहाँ छोटे बड़े बहुत सारे ड्रग कार्टेल, अलग अलग उनके नाम हैं, लेकिन इस वक्त मैक्सिको पे जिस ड्रग कार्टेल का दबदबा या हुकूमत थी वो यही जेलिस्को, न्यू जनरेशन कार्टेल, और जिसका बॉस कोई और नहीं, एल पेंचो, 59 साल की उम्र। एल पेंचो कैसे मारा गया, बरसों के बाद कैसे फोर्स वहां तक पहुंची, और एल पेंचो है कौन। मैक्सिको के गरीब परिवार में एल पेंचो का जन्म होता है। परिवार की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। शुरुआत में एल पेंचो को स्कूल भेजा जाता है, लेकिन वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाता। फिर घर वालों को देखकर वो भी अब खेतों में चला जाता है, खेतों में मजदूरी कर रहा है, और बचपन में उसे पहली बार पता चल गया कि खेतों से कैसे नशा उगता है। जिस खेत में एल पेंचो काम करता था वहाँ यही गांजा, अफीम, मेथ और बाकी सारी चीज़ें उसने बचपन में देख ली। उसे पता चल गया कि ये सारा खेल क्या है। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, अभी भी नाबालिग था, उसे लगा कि अब अपना करियर बनाना है। तो मैक्सिको यूएस के बिल्कुल सरहद पर है। उसने कहा कि वो अमेरिका जाता है और वहाँ अपनी किस्मत चमकाता है। इलीगल तरीके से वो अमेरिका दाखिल हो जाता है, वहाँ कैलिफोर्निया पहुँचता है। कैलिफोर्निया में छोटे मोटे काम करता है, कुछ ड्रग्स इधर से उधर करता है। फिर वहाँ पकड़ा जाता है चोरी और हथियार के मामले में, उसे जेल होती है, छूट जाता है। फिर वो कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस को से निकलकर सैन फ्रांसिस्को पहुँच जाता है। सैन फ्रांसिस्को में जाने के बाद वो वहाँ भी यही काम करता है। फिर वहाँ भी पकड़ा जाता है। इस बार ड्रग्स की मात्रा ज़्यादा थी, उसे 3 साल की सज़ा हो जाती है। इस सज़ा को काटने के बाद उसे ये लगा था कि चलो किसी और शहर में अपना नया ठिकाना बनाएंगे, लेकिन अमेरिका ने कुछ और सोच रखा था। रिहाई के फ़ौरन बाद अमेरिका ने एल पेंचो को वापस मैक्सिको डिपोर्ट कर दिया। अब वो वापस मैक्सिको आए, अपने गृह राज्य में, अपने स्टेट में। यहाँ आने के बाद वो ठान चुका था कि उसे क्या करना है, पर उसे पहले कुछ रिहर्सल और प्रैक्टिस करनी थी। वो आता है और यहाँ आने के बाद सिफारिश और तिकड़म से पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेता है। अब एल पेंचो एक पुलिस अफसर है, मैक्सिको में ही काम कर रहा है, और उसका आमना सामना तमाम ड्रग्स डीलर, ड्रग्स कार्टेल के लोगों से हो रहा है, लेकिन उसे उससे मतलब नहीं था। वो पुलिस में रहकर असल में पुलिस के कामकाज को समझना चाहता था, ताकि आगे चलकर जो उसे करना है वो उसमें मदद करे। उसने ये सीखा कि पुलिस वाले रिश्वत कैसे लेते हैं, रिश्वत लेने का तरीका क्या है। उसने सीखा कि पुलिस जब कहीं रेड डालने जाती है तो फिर किस तैयारी के साथ जाती है। उसने सीखा कि कैसे मुखबिर पुलिस तक खबर पहुंचाते हैं, मुखबिर कौन कौन होते हैं। उसने सीखा कि कैसे कोई पकड़ा जाए तो रिश्वत देकर फिर बाहर निकल सकता है।
कैसे पुलिस का नेटवर्क काम करता है, कैसे पुलिस ड्रग कार्टेल के लिए काम करती है, ये सारी चीज़ें उसने सीखी। इसके बाद जब उसे लगा कि अब वो ट्रेंड हो गया है, उसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद छोटे बड़े बहुत सारे कार्टेल थे, उसने एल चापो का कार्टेल ज्वाइन किया। बहुत छोटा सा ओहदा था, लेकिन सपने उसके बड़े थे। धीरे धीरे वो उस गैंग में एक हिटमैन, बड़ी बड़ी ड्रग्स की डिलीवरी, लाने ले जाने पहुंचाने, इस काम में लगा रहा और जल्दी ही अपने काम से उसने बॉसेस तक अपना ध्यान खींच लिया। उस कार्टेल ग्रुप को लगा कि ये बहुत होनहार लड़का है, आगे चलकर काफ़ी काम आएगा। धीरे धीरे उस कार्टेल, उस गैंग में कद और पद बढ़ता गया। इसी बीच में अब वो लाडला हो गया था एक तरह से एल चापो का, अपने गुरु का, और उससे उसने बहुत कुछ सीखा। 2024 में एल चापो जुलाई 25 पकड़ा गया। इसके बाद जब वो पकड़ा गया तो अब कार्टेल में ही आपस में लड़ाई हो गई कि अगला सरदार कौन, अगला बॉस कौन। वहाँ जब भी ऐसा होता है तो कार्टेल के अंदर उस गद्दी या बॉस की कुर्सी को हथियाने के लिए आपस में ही लड़ाई हो जाती है, और इस लड़ाई में भी दर्जनों लोग मारे जाते हैं, क्योंकि खेल लाखों करोड़ों का है। लेकिन तब तक एल पेंचो ने अपनी जगह बना रखी थी इस गैंग में, और सबको पता था एल चापो का भी वो एल चापो का खास आदमी था। उधर एल चापो जेल में, अब इधर एल मेंचो को अपना दायरा बढ़ाने का मौका मिला। राइवल गैंग को धीरे धीरे उसने ख़त्म कर लिया। एक दो अपने भरोसेमंद साथी के साथ अब उसने अपना एक नया कार्टेल बनाया, जिसका नाम उसने रखा जेलिस्को, न्यू जनरेशन गैंग पर। इससे भी बड़े बड़े कार्टेल थे वहाँ पर, लेकिन एल मेंचो जितना खूंखार था और वहशी था, धीरे धीरे सारे कार्टेल उसके आगे छोटे होते गए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब अमेरिका में ड्रग्स की जो भी खेप जाती, जिस तरीके से जाती, वो सब इसी के गिरोह, इसी के कार्टेल का था। नई टेक्नोलॉजी का इसने इस्तेमाल किया, ड्रोन के ज़रिए ड्रग्स भेजना शुरू किया, शिप के ज़रिए अलग अलग तरीके से, हर तरह से। अमेरिका तमाम कोशिश करता रहा, कई शिप पकड़े, लेकिन ये कुछ और नया तरीका अपनाता। इसकी सबसे ख़तरनाक बात ये थी कि जो बाकी ड्रग कार्टेल हैं, मैक्सिको में ये आम है कि जो पुलिस वाले हैं या जो आर्मी में हैं, उनमें से एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो ड्रग कार्टेल के लिए काम करते हैं और उन्हें बदले में पैसे मिलता है, क्योंकि इस धंधे में पैसा बेशुमार है। तो रिश्वत देना, छूट जाना। लेकिन और ये काम पाब्लो एस्कोबर से लेकर एल चापो तक ने किया, पर एल मेंचो ने इस परंपरा को तोड़ा। उसने कहा नहीं, पुलिस वालों को रिश्वत नहीं देंगे, जो रास्ते में आए सीधे उसे मारो। फिर क्या पुलिस, क्या स्पेशल फोर्स, क्या वहाँ की जो ड्रग इन्फोर्समेंट की टीम, बेरहमी के साथ उनको मारना शुरू किया। फिर पैसे बेशुमार, इसने अपनी आर्मी बनाई। इनके पास टैंक से लेकर रॉकेट लॉन्चर। कहते हैं कि मैक्सिको के अलग अलग जो बड़े कार्टेल हैं, इस सारे कार्टेल में जो इनकी अपनी फौज है उसकी तादाद है 2.25 लाख, 1,75,000, और उनमें से एक बड़ा हिस्सा एल मेंचो के पास था। मतलब अपनी आर्मी। सवाल ही नहीं है कि पुलिस या मैक्सिको की आर्मी या स्पेशल फोर्स उनके गढ़ में घुस जाए, क्योंकि इनके पास टैंक से लेकर सब कुछ। तब इसने अपने आर्मी पे पूरा खर्च किया, एक पूरा किला बनाया। फिर दहशत ऐसी आई कि अगर इस गैंग के लोगों को कुछ हो तो शहर का शहर बंद हो जाए। धीरे धीरे ये इतना खतरनाक हो गया और इतनी तेज़ी से नए नए तरीके से अमेरिका में ड्रग्स पहुंचने लगा कि अब अमेरिका को भी लगा कि इसके ऊपर काबू पाना चाहिए। अमेरिका ने मैक्सिको की सरकार से बात की, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने, वो मैक्सिको की जो प्रेसिडेंट है उनको कई बार तो लताड़ा इस बात पर कि आप कुछ नहीं कर रहे हो ड्रग कार्टेल को रोकने और उन्हें तोड़ने के लिए। तब उन्होंने पलट के कहा था कि अमेरिकी बॉर्डर भी इतनी सुरक्षित नहीं है कि आप नहीं रोक पाते ड्रग्स को अपने आने से। लेकिन खैर, फिर दोनों में अच्छे रिश्ते बने और उसके बाद ये हुआ कि इस ड्रग्स के धंधे पर अंकुश लगाया जाए। तो किस पे? क्योंकि मैक्सिको और दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त ड्रग माफिया, ड्रग लॉर्ड एक ही था, एल पेंचो। एल पेंचो के खात्मे का मतलब है कि एक बड़ा हाथ काट दिया जाए ड्रग्स के धंधे से। अमेरिका ने कहा कि हम मदद करेंगे, मैक्सिको ने कहा ठीक। अब इसके बाद शुरू होता है एल पेंचो तक पहुंचना, उसे गिरफ्तार करना या मारना। 2012 से एल मेंचो का नाम आना शुरू हो चुका था। 24 के बाद तो और ख़तरनाक हो गया। लेकिन
एजेंसियां 15 के बाद से उसके पीछे थी, मतलब 8-10 साल पहुंच नहीं पाई। वो मैक्सिको में जिस जगह रहता, बहुत ही अपने खुफिया ठिकाने पर, उसे ये पता था कि अमेरिका मैक्सिको की तरफ है और अब अगला नंबर उसका है। उसने वो सारे सोर्सेस काट दिए जिससे कोई भी एजेंसी उस तक पहुंच सके। उसे मालूम है कि मोबाइल यूज़ करने का मतलब क्या है, उसे मालूम है लैपटॉप और बाकी चीज़ें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ करने का मतलब क्या है। उसने इन सारी चीज़ों को ना सिर्फ खुद से, बल्कि उसके इर्द गिर्द सुरक्षा के घेरे में जितने लोग थे उन सबको दूर रखा। ऐसी कोई चीज़ वो इस्तेमाल नहीं करता था जिसके सैटेलाइट के ज़रिए उसका लोकेशन पता चल सके। बहुत कोशिश की अमेरिका ने, मैक्सिको ने उस तक पहुंचने, उसके ठिकाने तक पहुंचने, हाथ नहीं आया। फिर करीब 3 साल पहले अमेरिका खुफिया एजेंसी और मैक्सिको ने मिलकर मीटिंग की और ये तय हुआ कि एल पेंचो तक पहुंचना वैसे बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो जरिया है वो जरिया उसने खुद काट रखा, वो इतना होशियार है, टेक्नोलॉजी का माहिर। तो फिर एक नया जाल बिछाया गया, ठीक वैसा ही जैसे ओसामा बिन लादेन के लिए बिछाया गया था जब ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में था। ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए अमेरिका ने बहुत मेहनत की, अफगानिस्तान से लेकर हर जगह, लेकिन ओसामा बिन लादेन भी कभी अपने इर्द गिर्द मोबाइल और इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता था जिससे वो सेटेलाइट के ज़रिए सामने आ सके, उसका लोकेशन पता चल जाए। वो इन चीज़ों से दूर रहता था, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहता था। ओसामा को पकड़ने के लिए अमेरिका ने एक नया तरीका अपनाया कि ओसामा को छोड़ो, उस तक पहुंचना मुश्किल है, उसके इर्द गिर्द के करीबी लोगों पर नज़र रखो, उन लोगों पर जो कभी न कभी ओसामा से मिलने जाते हों, चाहे उसके डॉक्टर हों, उसके दूर के दोस्त हों, उसके गैंग के या उसके संगठन के लोग हों। और तब लंबी मशक्क़त के बाद एक डॉक्टर और एक लोकल के ज़रिए CIA को ओसामा के एबटाबाद का लोकेशन पता चला था। जब मैक्सिको की हर कोशिश नाकाम हुई, तब फिर अमेरिका ने यही आइडिया दिया और कहा कि मैं भी इस बारे में अपने इनपुट देता रहूँगा, मैं भी उसको तलाशता रहूँगा। एल पेंचो का पीछा छोड़ दिया गया। उधर एल पेंचो को भी लगा कि अब ये लोग हार गए, वैसे भी उसके इर्द गिर्द मिलिट्री का घेरा, सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन, आर्मी पुलिस वाले वैसे ही थर-थर काँपते थे जाने से। लेकिन यहाँ पर एक नई चाल चली, मैक्सिको की अमेरिका ने मदद की और अब एल पेंचो की जगह उसके करीबियों पर नज़र रखे जाने का एक नया दौर शुरू हुआ। बहुत सारे लोगों पर नाकामी हाथ आती रही। 2026 आ गया। 2026 में जनवरी के महीने में कुछ इनपुट मिला अमेरिका से मैक्सिको को, और ये पता चला कि एक लड़की है जो शायद एल पेंचो की गर्लफ्रेंड है। लेकिन एल पेंचो की वो गर्लफ्रेंड जो है, उसके ऊपर अगर हाथ रखते हैं या फॉलो करते हैं या पीछा करते हैं तो फिर शायद वो गर्लफ्रेंड का तार कट जाए और वो उसको ही मार दे, क्योंकि वो इतना एहतियात बरतता था। तो ये हुआ कि गर्लफ्रेंड का भी पीछा मत करो, ये देखो कि वो गर्लफ्रेंड जहाँ रहती है मैक्सिको के जिस शहर में, और जब एल पेंचो से मिलने जाती है तो उसे लाने और ले जाने वाला कौन शख्स है। मतलब डायरेक्ट लिंक पर ध्यान मत दो। एल पेंचो तक पहुँचना उसकी गर्लफ्रेंड के जरिए भी आसान था, लेकिन ख़तरा ये था कि अगर एल पेंचो को ज़रा सी भी भनक लग गई कि उसकी गर्लफ्रेंड को कोई फॉलो कर रहा है, पीछा कर रहा है, तो फिर वो गर्लफ्रेंड को भी मार सकता है और दूसरा फिर वो नेटवर्क ही खत्म। तो इससे भी गहरी चाल चली गई कि गर्लफ्रेंड को छोड़कर उस शख्स का पता करो जो उस गर्लफ्रेंड को लाने और ले जाने का एक बिचौलिए वाला काम करता है। आखिरकार एक शख्स का पता चला। पहले तमाम उसका पीछा किया गया, रेकी की गई, फिर ये कन्फर्म हो गया कि वीक में एक ख़ास दिन एक शख्स एक लड़की को जो शायद एल पेंचो की गर्लफ्रेंड है वो लेने आता है और ले जाता है। और वो गर्लफ्रेंड भी बहुत लो प्रोफाइल रहती है, तो गैंग के मेंबर के लोगों को ही पता नहीं, क्योंकि ऐसी बातें लीक होती हैं फिर वो दूसरे की नज़र में आ जाएंगी। तो बेहद लो प्रोफाइल, किसी को भनक तक न लगे। तो वो शख्स आता और उसको ले जाता। जब ये कई बार हो चुका तो फिर ये कन्फर्म हो गया कि ये लड़की असल में एल पेंचो के पास जाती है। अब एल पेंचो की उस गर्लफ्रेंड को छोड़कर उस शख्स पर नज़र रखनी शुरू हो गई जो उसकी गर्लफ्रेंड को वहाँ तक पहुँचाता था। अब खुफिया एजेंसी के लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी रूटीन को देख रहे हैं, उसका घर देख रहे हैं। और फिर इसी सैटरडे लास्ट अचानक वो निकला। अब उन्होंने गर्लफ्रेंड का नहीं उसका पीछा करना शुरू किया। फिर देखा कि वो उस गर्लफ्रेंड के घर तक गया, वहाँ से उसे लिया और वापस एक ख़ास जगह पे जहाँ एल पेंचो ने अपना ठिकाना बना रखा था वो लड़की को ले गया।
कुछ देर के बाद वो वापस लौट रहा है अकेला, और यही रूटीन था। वो जाता, वापस अकेला लौटता, अगले दिन सुबह आता और फिर उसकी गर्लफ्रेंड को साथ ले जाता। उस दिन भी लौटा। जब लौटा तो ये कंफर्म हो गया कि अब ये उसकी गर्लफ्रेंड सुबह तक यहीं रहेगी। अब ये भी था कि बार बार उसके जो तीसरा बंदा था जो गर्लफ्रेंड को साथ लाता था, ले जाता था, अब गुपचुप तरीके से उसकी सारी चीज़ों की जासूसी होने लगी। वो कम से कम जो बाकी गैजेट इस्तेमाल करता था उससे पुख्ता जानकारी मिली कि ये अल्पेंचो के ठिकाने तक ही जाता है। लास्ट सैटरडे को ये कंफर्म हुआ, जो फोर्सेस हैं, बाकी टीम है, उनको तैयार किया गया, हेलीकॉप्टर तैयार किया गया, और ये हुआ कि अब उसके ठिकाने पर हमला होगा। लेकिन यहाँ खतरा था कि अगर हमला होगा तो अल्पेंचो की वो गर्लफ्रेंड भी मारी जाएगी, और उस गर्लफ्रेंड के बारे में उस तीसरे शख्स के जरिए ये पता चल गया था कि उसका इस ड्रग कार्टेल से कोई लेना देना नहीं था। ये रिश्ता था, मोहब्बत थी, इसके आगे कुछ नहीं था। तो ये हुआ कि वो गर्लफ्रेंड ना मारी जाए। तो इसके लिए था कि उस गर्लफ्रेंड का लौटना वहाँ से ज़रूरी था। तो फिर ये तय हुआ कि संडे सुबह तक इंतज़ार करेंगे। संडे सुबह हुई, वही शख्स जब वो वहाँ जाता हुआ दिखाई दिया तो ये क्लियर हो गया कि अब गर्लफ्रेंड को लेकर जाएगा। सब रेडी, आसपास से चारों तरफ से उस इलाके को घेर लिया गया। जैसे ही गर्लफ्रेंड उसके खुफिया ठिकाने से बाहर निकली, चौपर से, नीचे ज़मीन से, हर तरफ से अचानक गोलियां चलने लगी। लंबी मुठभेड़ हुई। अल्पेंचो के अपने लोगों ने भी मुकाबला किया, कई लोग मारे गए, 4 लोग घायल हुए उस ठिकाने से जिस ठिकाने पर अल्पेंचो छुपा हुआ था। तब भी वो जिंदा था। फोर्सेस उसको उठाती है, गाड़ी में डालती है और मेक्सिको की राजधानी की तरफ उसको लेकर जाती है। लेकिन बाद में खबर आती है कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अब इस अल्पेंचो की मौत एक बड़ी खबर थी। एक बड़ा ड्रग कार्टेल, उसका हाथ कट गया, चीफ मारा गया। लेकिन बात यही नहीं थी। मेक्सिको की प्रेसिडेंट को ही मालूम था कि अल्पेंचो की मौत की खबर जब मेक्सिको में फैलेगी तो ये जो 2.25 लाख के करीब ड्रग माफिया से जुड़े हुए प्राइवेट सैनिक हैं, ये कोहराम मचा देंगे। इसीलिए एक्स्ट्रा फोर्सेस हर शहर में तैनात की गई। और फिर वही हुआ जिसका डर था। जितने ड्रग माफिया थे, जिन शहरों पर दबदबा था, वो सड़कों पर निकल आए। पुलिस वाले, सेना पर गोलीबारियां हुई। 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। 20 से ज़्यादा शहरों में स्कूल, कॉलेज सब बंद कर दिया गया। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस समेत इवन इंडिया भी उसमें शामिल है। 1 दर्जन देश ने एडवाइजरी जारी की कि मैक्सिको जाना अभी सेफ नहीं है, क्योंकि वहाँ ड्रग्स माफिया अल्पेंचो की मौत का बदला लेने के लिए सड़कों पर उतर आए। तमाम देशों ने एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को कहा कि मत जाओ, और जो मैक्सिको में है वो अपने घर में रही, सड़क पर ना निकले। वहाँ की प्रेसिडेंट को खतरा था कि ड्रग कार्टेल बदला लेने के लिए उन तक पहुँच सकता है। तो फिर ये हुआ कि वहाँ की जो नेवी के शिप है उसमें उनको शिफ्ट कर दिया जाए ताकि वो सेफ रहे। लेकिन फिर ये हुआ कि अगर ये बात लीक हुई कि अपने ही देश के ड्रग माफिया से एक प्रेसिडेंट डर कर देश छोड़कर नेवी के शिप में है तो मैसेज गलत जाएगा। तो फिर ये हुआ कि नहीं, उनकी सुरक्षा और बढ़ा दी जाए और उनके ऊपर पलटवार किया जाए। अभी भी हफ्ता हो चुका है लेकिन मेक्सिको शांत नहीं है। वहाँ के ड्रग माफिया अब भी सड़कों पर है, अब भी खून खराबा जारी है। 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, इनमें बहुत सारे पुलिस वाले, सेना के लोग हैं। और अब एक नई चीज़ शुरू हो गई है कि एल चापो के बाद एल मेंचो, अब एल मेंचो के बाद इस जेलिस्को ऑर्गेनाइजेशन यानी न्यू जनरेशन कार्टेल का अगला बॉस कौन होगा। क्योंकि खेल, जैसा मैंने आपको बताया, 7 लाख करोड़ एक साल का मुनाफा है ड्रग्स से, तो इसे कोई भी नहीं छोड़ सकता। और मेक्सिको की एक बड़ी पॉपुलेशन इसकी खेती बाड़ी में है, वो भी बंद नहीं हो सकता। मेक्सिको की गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे मंत्री पेरोल पे इन ड्रग कार्टेल के, वहाँ की पुलिस फोर्स, वहाँ की आर्मी, ये सब भी इनसे बड़े पैसे लेते हैं। तो अब एक नाम ज़रूर ख़त्म हुआ, लेकिन एल मेंचो के साथ मेक्सिको से ड्रग्स और ड्रग सिंडिकेट, ड्रग माफिया, ड्रग कार्टेल ख़त्म हो जाए, इसकी उम्मीद नहीं है। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।